हे गाइस, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें क्या है? तो सर ये क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है? आंसर इज यस। एज पर दी सेक्शन 129 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी तुम्हारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है बेटा, पार्ट है। तो यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो मेन यानी बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, नोट्स, और उसके साथ कैश फ्लो इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या हर कंपनी को कैश फ्लो बनाना सर कंपलसरी है? आंसर इज नो। उसका कुछ क्राइटेरिया है, और ये जो क्राइटेरिया है वो आपको लॉ में पता चलेगा कि क्या टर्नओवर होता है, क्या कैपिटल होता है, तब आपको कैश फ्लो बनाना कंपलसरी रहता है। तो वो आप वहां पे पढ़ लेना। अपना काम है कि कैश फ्लो कैसे बनाते हैं वो समझना, ठीक है। अब इसके लिए आपको डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैश की। किसकी बात कर रहे हैं? कैश की। तो कैश का मतलब सर क्या? कैश का मतलब कैश एज वेल एज बैंक बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे कैश का मतलब कैश भी रहेगा एंड बेटा बैंक बैलेंस भी रहेगा। तो सोचिए, कंपनी में मैं कैश की बात करूं तो ठीक है, बट बैंक बैलेंस की भी बात करता हूं तो कितना बड़ा अमाउंट और कितनी सारी चीजें आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कैश की भी बात कर रहा हूँ, बैंक बैलेंस की भी बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऐसा फ्लो, फ्लो मतलब क्या? तो मैंने बोला फ्लो मतलब इनफ्लो भी रहेगा और साथ ही तुम्हारा आउटफ्लो भी रहेगा। तो यहाँ पे इनफ्लो की भी बात हम करेंगे और किसकी बात करेंगे? आउटफ्लो की, यानी पैसा आने की भी बात करेंगे और जाने की भी बात करेंगे। उसके बाद है तुम्हारा स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। तो इट इज नॉट एन अकाउंट। तो बेटा ये कोई अकाउंट नहीं है, यानी इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, ना टू बाय आएगा। ये तुम्हारा क्या है? एक वर्टिकल फॉर्मेट है। क्या है बेटा? एक वर्टिकल फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है, अगर इन सबको मर्ज किया जाए तो इसमें क्या आएगा? द थिंग इज कैश एंड बैंक बैलेंस तुम्हारा है। उसके बाद उसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो है। और उसके बाद इट इज नॉट एन अकाउंट, ठीक है, इट इज ना स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, आपको पता चलेगा उसके पैसा आने की, जाने की, और वो किस में चलेगा? सारा का सारा एक स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा, राइट। तो ये है तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आगे देखिए, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का सब बेनिफिट क्या है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट सर कई को आया जब अपने पास ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट नॉर्मल बनने के लिए थी, और कंपनीज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट था एज पर दी शेड्यूल 3। तो सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आके क्या हो गया? ठीक है, तो उसके लिए तुमको समझना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आप समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है, और वो क्या है? अगर मैं तुमको बोलूं कि ये अपने अंबानी जी है, कौन है अपने? अंबानी जी, तुम जानते होंगे। और उनकी कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी अंबानी जी देख रहे थे, और अंबानी जी को अगर पता चलता है कि उनका जो बिजनेस है बहुत प्रॉफिट हमारा बढ़िया हो रहा है, तो खुश है। बट अब इनको पता चला कि जो बिजनेस है उसमें लिक्विड पैसे की इतनी कमी है कि जब पैसे की जरूरत होती है, जब कुछ सामान परचेज करना पड़ता है, यानी गुड्स परचेज करना पड़ता है, तो अपने पास पैसे होते नहीं है, और पैसे कम पड़ जाते हैं, बट सामने वाला गुड्स देगा नहीं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अपनी धीरे धीरे अपनी फिक्स असेट बेच रहे हैं। तो रिलायंस कंपनी की जो मशीनरी है, जो बिल्डिंग है, वो धीरे धीरे बेची जा रही है, ठीक है। अब बताओ, क्या अंबानी जी को टेंशन आनी चाहिए? आंसर इज यस, आनी चाहिए। सर क्यों? क्योंकि बेटा कितने दिन तक तुम ऐसे चलाओगे? अगर एक टाइम तो ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास फिक्स असर खत्म हो जाएगी या कम भी हो गई, तो तुम आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, बिजनेस को रन कैसे करोगे? बिकॉज विदाउट फिक्स असेट यू कांट रन योर बिजनेस ना। अंडरस्टूड? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, किसके लिए? अंबानी जी के लिए। तो क्या ये चीज जो मैंने अभी बताई, क्या ये चीज उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलती है जो तुमने बनाया था शेड्यूल 3 में? नहीं सर, उसमें तो को पता ये चीज नहीं चलती है। इसके लिए ये चीज तुमको पता चलेगी कैश फ्लो में। कहां पे पता चलेगी? कैश फ्लो में। वहीं पे अगर अंबानी जी को ऐसा पता चलता है कि क्या हो रहा है कि हम सेल्स कर रहे हैं और उससे पैसा जो आ रहा है, डेटर से कलेक्शन से पैसा आ रहा है, सेल से पैसा आ रहा है, बिजनेस ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, और उससे अपन दूसरी फिक्स असेट परचेज कर रहे हैं, तो ये तो सर बहुत बढ़िया बात है। आप पैसा इन्वेस्ट करके फिक्स असेट में डाल रहे हो, तो बिजनेस को आगे एक्सपांड करने की सोच रहे हो। दिस इज वेरी गुड थिंग। तो बिजनेस को आप फ्यूचर में क्या करोगे? एक्सपांड करोगे, तो ये तो अच्छा है। क्या ये सारी चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलती थी क्या? आंसर इज नो सर। इसी के लिए बेटा क्या आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, ताकि जो बिजनेस में कैश है
उसके फ्लो रियल में किधर हो रहा है, किस से पैसा आ रहा है और किस में आप पैसा डाल रहे हो, वो सब चीजें यहाँ पे पता चलेगी। तो आप इससे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसीलिए मैं इसको आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इसके बेनिफिट पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या बेनिफिट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो पहला जो बेनिफिट दे रखा है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसमें कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसके बारे में सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। सेकंड, आइडेंटिफाई कैश जनरेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन। आपका जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है ट्रेडिंग वाला, उससे आपने रियल में कितना पैसा जनरेट किया है, समझ रहे हो। पैसा कमाना, प्रॉफिट होना और जनरेट करना इज अ डिफरेंट थिंग। आपके हाथ में कितना लिक्विड पैसा आया बिकॉज ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज, समझ में आया। मैं पैसा तो बहुत कमा रहा हूं, मैं प्रॉफिट तो बहुत कमा रहा हूं, बट मेरे हाथ में पैसा ही नहीं है। जो चार सर बहुत लेक्चर लेते हैं, बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट अगर उनको कुछ सामान लेना पड़ता है तो उनके पास पैसे नहीं है। ये सब चीजें आपको कहां से पता चलेगी, कैश फ्लो से ही पता चलेगी। तो आइडेंटिफाई द कैश जनरेटेड फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑपरेशन। थर्ड, द ऑपरेटिंग कैश सरप्लस व्हिच कैन बी अप्लाइड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। तो अगर अपने पास मान लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब बिजनेस करके पैसा आया है और वो सरप्लस पड़ा है, तो कितना पैसा मैं चाहूंगा कि मैं फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करूं, ये प्लानिंग का जो डिसीजन है वो आपका कैश फ्लो के थ्रू आ सकता है, राइट। portion of cash from operation is used to pay dividend and tax and other portion of plug back। तो यहाँ पे आपके पास अगर पैसा पड़ा है तो क्या आप उससे डिविडेंड बांटना चाहोगे, क्या आप उसके टैक्स पे करना चाहोगे या करोगे, तो क्या इतना पैसा अपने पास होगा रियल में, क्या लिक्विड फंड होगा, राइट। तो मान लो अगर आपने प्रॉफिट तो बहुत कमाया है बट यू डोंट हैव अ लिक्विड फंड, तो आप डिविडेंड कैसे पे करोगे, आप टैक्स कैसे पे करोगे, समझ में आया। फिर लोन लेना पड़ेगा, तो फिर ऐसे बिजनेस का क्या मतलब, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें कहां से पता चलेगी, बिकॉज ऑफ कैश फ्लो। और लास्ट में बोला है कि ये ऑब्वियसली एक टूल है किसके लिए, प्लानिंग के लिए, और ये प्लानिंग का मैं आपको एग्जांपल से समझा चुका हूं, अंडरस्टूड। तो जैसे मैं अगर बात करूं अमूल की, सपोज करो अगर अमूल वाला अपनी फिक्स एसेट सेल करना चाहेगा या सेल करके पैसा ला रहा है, तो हालांकि अमूल बहुत बड़ी कंपनी है, बट अगर वो फिक्स एसेट सेल करना शुरू कर लिया तो बेटा दूध किस मशीन में बनाओगे, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए, और ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कभी पता नहीं चलती, बैलेंस शीट से कभी पता नहीं चलती। ये चीजों के लिए अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, राइट। चलिए अब पर्पस देखिए कि भैया एक्चुअल में ये कैश फ्लो बनाने का अपना पर्पस क्या है, कि ये अपने को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है किन चीजों के बारे में, कि पैसा कहां से आया और पैसा कहां पे गया, यानी कि सोर्स ऑफ कैश क्या है और पेमेंट ऑफ यानी एप्लीकेशन ऑफ कैश कहां पे हो रहा है। तो सोर्स क्या क्या हो सकता है, तो बेसिकली जो मेन सोर्स है वो तीन चीजों से होता है। द फर्स्ट वन इज योर फाइनेंस यानी इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर और लोन। दूसरा आपका जो आपके पास असेट्स होती है उनको बेच के, इन्वेस्टमेंट बेच के, राइट, इनको मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट। और थर्ड वन इज योर मेन बिजनेस का एक्टिविटी यानी ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऑपरेशन से तुमको पैसा आता है, तो तीन चीजों में मेन पैसा आता है। इसी तरह पैसा कहां पे जा सकता है, तो जिन चीजों से पैसा आया उनमें भी जा सकता है। जैसे आपने इश्यू ऑफ शेयर करने पे पैसा लिया, तो बेटा क्या रिडम्पशन करने पे पैसा जाएगा भी ना, पेमेंट करने में पैसा जाएगा भी, तो उसी तरह आपका ये पैसा जा भी सकता है। दूसरा, आपने इन्वेस्टमेंट सेल करने पे पैसा आया, तो इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट परचेज करने पे पैसा जा भी सकता है, तो आप पैसे को वहां पे यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ फंड यहाँ पे हो सकता है। और लास्ट वन तुम्हारा हो सकता है कि बिजनेस में आपने पैसा कमाया नहीं है बल्कि गवाया है, आपने पेमेंट ज्यादा कर लिया, ठीक है। इन दैट केस ये आपका लॉस भी हो सकता है, तो लॉस ऑफ ऑपरेशन भी हो सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये सब चीजें इसी में कवर होती है। तो पैसा आने के भी तीन वे और जाने के भी तीन वे। तो बेसिकली सारी एक्टिविटीज को अगर मैं बिजनेस की एक्टिविटीज को बांटू तो मैं तीन चीजों में बांट सकता हूं। यानी अगर कोई मुझे पूछे कि सर आपकी पूरी बिजनेस एक्टिविटी में किन किन चीजों से पैसा आता है या जाता है, तो मैं बेसिकली नाम दूंगा तीन चीजों का। पहला, जो मेरा मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड जो चीजें आएगी या जाएगी, यानी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से जो पैसा आ रहा है जा रहा है, उसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग, यानी ऑपरेशन एक्टिविटी से आ रहा है तो इसे मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसी तरह अगर मैं फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूं या परचेज कर रहा हूं उससे पैसा आ जा रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है, तो इसे मैं बोलूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोलूंगा, सेकंड कौन सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और थर्ड वन इज योर फाइनेंस। ऑब्वियसली मैं लोन लेके पैसा दे रहा हूं, जा रहा हूं, ओनर का पैसा
और लोन का पैसा, उनको मैं बोलूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या नाम बोलूंगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो तीन तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं आपकी सारी एक्टिविटीज को। द फर्स्ट वन इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वन इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग में फ्रॉम ऑपरेशन यानी ट्रेडिंग रेवेन्यू जनरेटेड जो आप होता है, इन्वेस्टमेंट में एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ द फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, और फाइनेंसिंग में ओनर और बोरोइंग का पैसा आना या जाना की बात करते हैं। तो इस तरह से पूरी एक्टिविटीज को अपन ने तीन पार्ट में बताया है, राइट। वैसे ये सारी चीजें मैं आपको AS3 के लेक्चर में बता चुका हूं, जो बेसिक होता है। एनीवेज हम फिर इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया हुआ है, राइट, दिख रहा है आपको, और ये बैलेंस शीट बनाई हुई है। अब मैंने बोला आपको सारी एक्टिविटीज को तीन पार्ट में बांटना है, राइट। तो ये जो तुम्हारी मेन एक्टिविटी है बिजनेस वाली, बताओ इसमें मेन बिजनेस की एक्टिविटी कौन सी है? सर ये सेल्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा तुम्हारा मेन बिजनेस एक्टिविटीज वाला पार्ट है। साथ में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी किसका है? मेन बिजनेस से रिलेटेड है। तो इन चीजों को मैं ऑपरेटिंग का नाम दूंगा। क्या दूंगा? ऑपरेटिंग का, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, इससे मैं बोलूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी यहाँ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट आ गया। और लास्ट वन बेटा, ये जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर और लोन वाला पार्ट है, इनको मैं नाम दूंगा फाइनेंसिंग वाला। तो अगर मैं बोलूं कि इनको अगर बांटना है तो ऐसे अपन बांटेंगे, इनको अपन बोलेंगे फाइनेंसिंग वाला। क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग वाला। इनको अपन बोलेंगे इन्वेस्टिंग वाला, और इनको अपन बोलेंगे ऑपरेटिंग वाला। इनको अपन क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग वाला। क्या ये तुमको समझ में आया? बट अपना जो स्टेटमेंट का नाम ही है कैश फ्लो, यानी हम कैश और बैंक बैलेंस की बात करेंगे, राइट। सर क्या सिर्फ उसमें कैश और बैंक बैलेंस ही आता है कि कुछ और आता है? मैंने बोला देखो, इसके लिए तुमको ये डेफिनेशन समझना पड़ेगा कैश एंड बैंक बैलेंस का। तो ये देखिए डेफिनेशन बताता हूँ इसमें क्या दे रखा है। ये रहा है यहाँ पे, यस, एलिमेंट्स ऑफ कैश, मतलब कैश का मतलब क्या क्या है। तो बेटा जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश बोल रहा हूं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑब्वियसली कैश इन हैंड होता है, राइट। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, मतलब जो तुम्हारा बैंक बैलेंस है, जो आप कभी भी जाके बैंक से मांग सकते हो, जैसे तुम्हारा करंट अकाउंट का बैलेंस, तुम्हारा सेविंग अकाउंट का बैलेंस, जो आप बैंक से जाके मांग सकते हो, वो आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, यहाँ पे कुछ चीजें और इंक्लूड है, और वो क्या है? अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है शॉर्ट टर्म, क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया आपने शॉर्ट टर्म, और आप कभी भी उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हो, ठीक है, मतलब आप तुरंत उसको कभी भी बेच सकते हो, उससे पैसा डेफिनेटली आ सकता है, तो उसे जो बोलते हैं वो भी कैश इक्विवेलेंस का पार्ट बोलेंगे, राइट। और उसके बाद अगर आपने और कोई इन्वेस्टमेंट किया है बट उसकी जो मैच्योरिटी है ना, वो बेटा बहुत लिमिटेड टाइम में हो जाएगी, मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 3 महीने के अंदर वो मैच्योर हो जाएगा। तो मान लो अगर आपने एक FD भी कराई है बट वो FD सिर्फ 2 महीने की है, तो वो भी यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अंदर आ जाएगी। या आपने कोई शेयर परचेज किया बट उसका रिडम्पशन जो है सिर्फ 1 महीने में होने वाला है या 2 महीने में होने वाला है, तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाएगा। यानी कोई भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसका मैच्योरिटी जो है 3 मंथ के अंदर अंदर हो जाएगा, तो उसको भी अपन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट करेंगे। या कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसको आप तुरंत कभी भी बेच के पैसा लेके आ सकते हो पूरा लिक्विड फॉर्म में, तो अपन उसको यहाँ पे पार्ट इसका मानेंगे, ठीक है। और तुम्हारे जैसे कई बार अपना ये होता है DD होता है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, तो DD भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये है तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। बोलो यहां तक क्या तुमको समझ में आया? तो ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट का हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि पैसा ट्रेडिंग में किन किन चीजों से आ सकता है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली समझिए ऑपरेटिंग का पैसा कहां कहां से आ सकता है। क्योंकि इसका नाम ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो आपको सिर्फ कैश वाला देखना है। कैश मतलब कैश एंड बैंक और कैश इक्विवेलेंट वाला चीज सब देखना है कि उनसे जो पैसा आया वो। तो जैसे सेल्स की बात करूं तो बेटा सेल्स में पैसा कहां पे आता है? कैश सेल्स करने पे रोकड़ा आएगा अपने पास, चाहे कैश आए या बैंक आए। बट क्या क्रेडिट सेल करने पे आएगा? नहीं सर, नहीं। बट क्रेडिट सेल की तो कलेक्शन फ्रॉम डीलर्स होता है ना, हाँ, उसमें पैसा आता है। तो यहाँ पे अगर मैं पैसा आने की बात करूं तो कैश सेल से आएगा और कलेक्शन फ्रॉम डीलर से आएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? इस तरह अगर पेमेंट की बात करो तो पेमेंट कहां पे करोगे? सर कैश परचेज पे पेमेंट करेंगे, बट क्रेडिट परचेज पे तो पेमेंट नहीं करते हैं। बट
क्रेडिट परचेज वाला कहीं पे पेमेंट होता है पता है? क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे ना, हाँ, तो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करेंगे तो वो तो पेमेंट हुआ, वो आएगा कैश फ्लो में। इसी तरह आपने सैलरी पे किया, आपने रेंट पे किया बिजनेस का, ठीक है, तो ये सब चीजें जो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए आपने की है, आपने एडवर्टाइजमेंट की मान लो, तो जो भी पेमेंट किया ना, चाहे वो कैश में हो या बैंक से हो, वो पेमेंट सब इधर आएगा इस एक्टिविटी में, जिसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज आती है, उसका नाम है इनकम टैक्स। क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे, बिजनेस इनकम पे, क्योंकि यहाँ पे हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो कौन सी एक्टिविटीज होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। तो इनकम टैक्स पे करना कौन सी एक्टिविटीज होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर कुछ नहीं बोला है तो, बट अगर कोई इनकम टैक्स आप किसी पर्टिकुलर पर्पज पे कर रहे हो, जैसे फिक्स असेट परचेज की या फिक्स असेट सेल की, उस पे कर रहे हो, तो फिर जहां पे फिक्स असेट सेल की है, परचेज की है, वो जहां पे आएगा वहां पे। तो आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। तो जो आपकी लैंड था, जो आपका बिल्डिंग था, जो आपका इन्वेस्टमेंट था, अगर वो आपने सेल किया तो पैसा आया, तो इन्वेस्टिंग में आएगा। और वो अगर आपने परचेज किया तो पैसा गया, तो ये यहाँ पे आएगा, राइट। यहाँ पे जितना पैसा आया या जितना पैसा गया, वो अपने को देखना है। ये ध्यान रखें, जितना पैसा आया या जितना पैसा गया, वो अपने को कैश फ्लो में दिखाने का है। और उसके बाद फाइनेंसिंग में तुमको पता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इश्यू होते तो पैसा आता है, रिडम्पशन या बायबैक करने पे पैसा जाता है। इस तरह लोन लेने पे पैसा आएगा और लोन का रीपेमेंट करने पे पैसा जाएगा। तो ये जो पैसा आया गया है, वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, किसमें? किस एक्टिविटीज में? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्या ये तुमको समझ में आया? सर एक डाउट है, सर ये क्रेडिटर्स बिल्स पेबल क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने बोला बेटा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अपन ने पेमेंट लिया ना, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें ऑपरेटिंग में अपन ने इंक्लूड की है, इसके लिए अब यहाँ पे मैंने वापस इनको नहीं लिया है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग में गई है, इसके लिए मैंने इसको वापस नहीं लिया है। सेम का सेम डेटर्स और स्टॉक भी कहीं ना कहीं पे ऑपरेटिंग में गया है, इसके लिए मैंने इसको वापस नहीं लिया है। बट ये जो बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये लास्ट में मैं ऐड करूंगा तीनों एक्टिविटीज खत्म होने पे, और ये पार्ट होगी कैश और कैश इक्विवेलेंस की। ये किसकी पार्ट होगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की क्या होगी बेटा? पार्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपने को एक्टिविटीज में बांटना पड़ेगा। अब मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसकी मेन एक्टिविटी होगी तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया? अब ध्यान से सुनो। मैंने बोला बेटा, मैंने टीडीएस काटा इंटरेस्ट पे। अब तुमको समझना पड़ेगा, टीडीएस काटा इंटरेस्ट पे, तो ये इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटीज में आता है? तो वो टीडीएस भी उसी पे आएगा, क्योंकि टीडीएस का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? इंटरेस्ट के ऊपर, इसकी वजह से, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो मैंने टैक्स पे किया, बट वो टैक्स पे किया मान लो प्रॉपर्टी परचेज करने पे, तो ये प्रॉपर्टी परचेज कौन सी एक्टिविटीज में आएगा? तो वो टैक्स भी उसी पे आएगा। तो अगर कोई डिपेंडेंट आइटम है, तो उसकी जो मेन आइटम है वो जहां पे आएगी, उसकी डिपेंडेंट भी वही आएगी। अंडरस्टूड? अब आगे देखिए, बट जैसे इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आपको यही मानना है कि इनकम टैक्स नॉर्मली ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं तुमको बोलूं कि आपने डीडीटी पे किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, या सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे किया, इन दैट केस वो कहां पे आएगा? तो सर ये डिविडेंड पे करने पे आया, पे अपना टैक्स आया ना, तो डिविडेंड कहां पे आता है? सर डिविडेंड पे करना इज फाइनेंसिंग, तो ये फाइनेंसिंग में आएगा। डीडीटी भी कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। अब समझिए, मैं एक और चीज बता रहा हूं, ये बच्चों को इंटरेस्ट और डिविडेंड में काफी कंफ्यूजन होता है, तो जरा ध्यान से सोचना। इंटरेस्ट कब मिलता है? इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब आप लोन लेते हो या जब आप कोई एफडी या इन्वेस्टमेंट करते हो। तो सर इंटरेस्ट मिलना तो तब होता है जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट करना कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इंटरेस्ट भी कहां पे आएगा बताओ? इन्वेस्टिंग में आएगा। इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट रिसीव इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। बट इंटरेस्ट पे कब करते हो? सर इंटरेस्ट पे तब करेंगे जब फाइनेंस लोन लिया होगा, तो लोन वाला पार्ट कहां पे आता है? सर फाइनेंसिंग में। तो इंटरेस्ट पे किया वो भी कहां पे आएगा? सर वो भी फाइनेंसिंग में आएगा डेफिनेटली। क्या ये तुमको समझ में आया? इस तरह डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड कब मिलता है? सर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे ना शेयर्स में, तो अपने को डिविडेंड मिलता है। तो ये शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट करना है ना, ये कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट है? सर ये पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो डेफिनेटली इसका जो इंटरेस्ट है वो भी कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बट इन डिविडेंड पेड, चलो ठीक है, डिविडेंड डिविडेंड रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट करने पे, तो डिविडेंड रिसीव इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पर डिविडेंड पेड कब करते हो? जब अपने शेयर्स होते हैं खुद के, और वो हम जो जो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं खुद के, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, उनके ऊपर आप डिविडेंड पे करते हो। तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग।
तो इनके ऊपर जो डिविडेंड पे किया वो भी कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट होगा, फाइनेंसिंग का। तो सो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोलिए जनाब, क्या यहां तक आपका सारी चीज क्लियर है? राइट। तो गाइस ये था आपका डेमो लेक्चर। अगर आपको चाहिए कि आप ये सारे लेक्चर परचेस करें तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और लेक्चर का कीजिए परचेस कीजिए, और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुरंत वेट मत कीजिए, अभी जाके इस लेक्चर को परचेस कीजिए।